अजय कमरे में आया तो उसकी नज़र सबसे पहले बिस्तर पर गई। बिस्तर पर आरोही अपनी 7 साल की बेटी को अपने सीने से चिपकाए सो रही थी। आज वह उसके कमरे में थी। वह जो एक नामुमकिन सा सपना था, जिसके लिए उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यह सच होगा, पर यह सच था। आज वह उसके कमरे में थी। अजय पास आया तो देखा उसकी आंखों के आंसू सूखे नहीं है। गाल पर भी आंसू के गीले निशान है। तकिया भीगा हुआ है। जानता है वह वो सोई नहीं है। आखिर सोएगी भी कैसे? आज उसी की जिंदगी सबसे ज्यादा बदली हुई है। आज सुबह से ही उसकी दुनिया हिली हुई है और दोपहर होते तक पूरी तरह बदल गई। अजय ने घड़ी की तरफ नजर की। सुबह के 4 बज रहे हैं। नीचे अभी भी उसके मम्मी पापा और उसके बड़े मम्मी पापा के साथ ही उसके परिवार के सभी लोग आज के विषय में चर्चा कर रहे हैं। अजय थक गया था वही बातें सुन सुनकर, इसलिए ऊपर अपने कमरे में आ गया। यहाँ आने के बाद आरोही को जब से वह कमरे में छोड़ा गया है, वह वहां से बाहर नहीं निकली। ना ही बीवी को निकलने दिया। कमरे में अटैच बाथरूम था, इसलिए बीवी भी वहां से कहीं बाहर नहीं गई। रात में अजय ने बीवी और आरोही के खाने के लिए कमरे में ही खाना ला दिया था। आरोही ने तो नहीं खाया, पर बीवी को खिलाकर सुला दिया। बीवी भले ही 7 साल की बच्ची है, पर पिछले साल से अपनी मम्मी की जिंदगी में आते बदलाव की वजह से समझदार हो गई है। इसलिए शायद आज भी अपनी मम्मी को रोते देख ज्यादा सवाल नहीं किया और चुपचाप उसी कमरे में शांत अपनी मम्मी आरोही से सिमटी बैठी रही। अजय ने आरोही की तरफ से ही झुककर बीवी के माथे को चूमा। आरोही को अजय के खुद के करीब होने का एहसास हुआ तो उसने और कसकर अपनी आंखें बंद कर लीं और बीवी पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी। अजय के होंठों पर यह देखकर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने धीरे से आरोही के सर पर हाथ रखा, फिर दोनों को ठीक से ब्लैंकेट उड़ाया। एसी का टेम्परेचर सेट कर वो सोफे पर जाकर सिर टिकाकर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ पुरानी बातें याद आईं और होठों पर मुस्कान आ गई। 18 साल का अजय पढ़ाई में बेहद ब्रिलियंट स्टूडेंट, शांत स्वभाव, मुस्कुराता गेहुआ रंगत लिए हुए चेहरा, फिट पर्सनालिटी। 12वीं पास आउट होते ही सीए बनने के अपने सपने की तरफ पहला कदम बढ़ाकर सीपीटी का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था। तभी उसके ननियाल की तरफ किसी की शादी थी। अजय की मम्मी नंदिनी ने अजय से कहा, अजय बेटा, अभी तुम पढ़ाई से फ्री हुए हो, उस दिन खाली हो तो हमारे साथ शादी अटेंड कर लो। वैसे भी तुम बहुत कम कहीं आते जाते हो। अपनी नानी के घर भी बहुत दिन हो गया नहीं गए। इसी बहाने वहाँ सबसे मिलना हो जाएगा और तुम्हारे अखिल भैया की शादी भी अटेंड कर लोगे। ओके मम्मा, चलिए। वैसे भी अभी फ्री हूँ तो मैं भी घूम आता हूँ। पर अजय कहाँ जानता था कि यह शादी उसकी ज़िंदगी को बदल कर रख देगा। लड़कियों से दूर रहने वाले अजय के दिल में कोई दस्तक दे जाएगी। शादी की धूम धड़ाके में अजय ने भी अपनी कजिन भाई बहनों के साथ बहुत मस्ती की। बहुत सालों बाद वह सबसे मिला था। पहले जब उनकी मुलाकात हुई थी तब सभी छोटे थे। अब सब बड़े हो गए हैं और लगभग सभी हम उम्र थे। कुछ इस साल 12वीं जाने वाले थे तो कुछ इस साल कॉलेज जाने वाले थे। उन सभी के बीच भी वही बातें होती जो अधिकतर उस उम्र के बच्चों में होती हैं, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को लेकर। अजय इन सबसे दूर था क्योंकि उसकी ज़िंदगी में इन सब बातों के लिए समय नहीं था। वह अपनी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा संजीदा था और वह अपने लिए गवर्नमेंट सर्विस चाहता था। इसके लिए वह कड़ी मेहनत कर रहा था। बेशक आज अखिल की बारात में आए थे। जब उसके सामने वह आई, आज अखिल की शादी थी और वे सब बारात आए हुए थे। अखिल के ससुराल वाले एक मध्यम वर्गीय परिवार जो अपनी ज़रूरतें बस पूरी कर सकता है। उन्होंने अपनी बेटी की शादी में अपनी हैसियत से बढ़कर खर्च किया और सभी के खाने पीने और रहने का बहुत अच्छा इंतजाम किया था। फिर वो आई अजय के सामने, जिसे देखकर अजय का दिल कुछ पल के लिए धड़कना भूल गया। आंखें उसी पर रुक गईं। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी दुनिया यहीं ठहर गई हो। लाल जोड़े में सजी, मेहंदी से भरे हाथ, पारदर्शी घूंघट से ढका चेहरा, जिसमें से दिखती उसकी वो झुकी हुई लंबी घनी पलकें। अजय उसे देखते ही तुरंत पलट गया। यह मुझे क्या हुआ? उनको देखकर मेरा दिल इस तरह क्यों धड़क रहा है? यह गलत है। वह खुद में बड़बड़ाया। दीदी, लड़की अखिल भाई से काफी छोटी नहीं लग रही है? अजय की मम्मी नंदिनी ने अपनी बहन विनीता से कहा। छोटी? अखिल से पूरे 10 साल छोटी है। गरीब परिवार है, अच्छे घर से रिश्ता आया तो उम्र को नजरअंदाज कर दिया। लड़की के अभी फाइनल के एग्जाम हुए हैं, 20 साल भी पूरे नहीं हुए। सुना है
लड़की पढ़ाई में होशियार है। मम्मी पापा ने स्कूल में भी जल्दी डाल दिया था, इसलिए कॉलेज की पढ़ाई जल्दी हो गई। हमारे अजय से सिर्फ 1.5-2 साल बड़ी होगी। पर अखिल को तो सोचना था, उम्र का इतना अंतर कहीं आगे चलकर परेशानी खड़ा ना कर दे। फिर अभी ये तो बच्ची है, चेहरे से भी एकदम मासूम लग रही है। और मुस्कान देखो, ऐसा लगता है दुनियादारी की कोई समझ ही ना हो। चाचा जी का इतना बड़ा परिवार कैसे निभाएगी? अब कोई क्या कर सकता है जब दोनों परिवार राजी हैं। अजय अपनी माँ और अपनी मासी की बातों को सुन रहा था और उसके दिमाग में सिर्फ वह लड़की चल रही थी। मुझसे 2 साल बड़ी, क्या मुझ में इतनी समझ है कि मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा पाऊंगा जो उसके कंधे पर उसके मम्मी पापा ने उसकी इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल दी। शादी उसकी जिंदगी का फैसला। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने उससे पूछा ही नहीं। पढ़ाई में तो होशियार कह रहे हैं, तो आगे पढ़ाई क्यों नहीं की? अजय खुद में ही सोचता रहा और उसे देखता रहा, जो उसके सामने अखिल के साथ एक मजबूत बंधन में बंध रही थी। हर रस्म निभाते हुए उस लड़की के हाथ पांव कांप रहे थे और आंखें लगातार बह रही थीं। शादी की रस्म होते होते अजय ने उन लोगों की कई सारी पिक्चर्स अपने मोबाइल पर लिए। ना चाहते हुए भी उसकी नज़र उसी पर रुक जाती और दिल बेतहाशा धड़कने लगता। अपना दिमाग कहीं और लगाने के लिए वह वहां से उठकर खाने की तरफ भी चला गया। फिर भी दिल तो दिल है, एक बार अगर कहीं रुक गया तो वहीं ठहर जाता है, चाहे हम कितना भी आगे बढ़ जाएं। और अजय के साथ भी वही हुआ। वह एक बार फिर शादी के लिए बने मंडप के सामने लगे चेयर पर आकर बैठ गया और नजरें उसी लड़की पर जमा दी जो उसके सामने दुल्हन के रूप में थी। वे लोग शादी का फंक्शन अटेंड कर अपने घर वापस आ गए थे। इस बीच अजय ने कई बार कोशिश की कि वह उसके बारे में ना सोचे। कहीं ना कहीं वह रिश्ते में उसकी भाभी थी, पर अजय का दिल वह तो उसी पर लग गया था। वह उसके दिलो दिमाग पर छा गई थी। अजय ने शादी के पूरे फोटो को अपने लैपटॉप पर एक सीक्रेट फोल्डर में सेव करके रख दिया। अब तो उसके मोबाइल का वॉलपेपर और लैपटॉप का वॉलपेपर दोनों में ही दुल्हन की फोटो थी, पर चेहरा नजर नहीं आता। घर पर किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। शादी से आने के तुरंत बाद ही अजय ने शादी के कार्ड से उसका नाम देखा, आरोही। 5 साल हो गए थे। अजय ने सीपीटी क्लियर करने के बाद आईपीसीसी भी क्लियर किया और पीजे इंटर्न सीए के अंडर में काम सीखने लगा। सीए फाइनल एग्जाम फाइट करने के बाद आज वह एक कुशल सीए था और उसका एम क्लियर था। यूपीएससी क्लियर कर गवर्नमेंट ट्रेजरी ज्वाइन करना। पढ़ाई में बिल्कुल गंभीर रहने वाला अजय ने इन 5 सालों में आरोही को बुलाने की बहुत कोशिश की। लड़कियों से दूर रहने वाले अजय ने उसे बुलाने की खातिर कई लड़कियों से दोस्ती की। एक दो लड़कियों को जबरदस्ती अपने दिल में बसाने की कोशिश भी की। बार बार उन लड़कियों के बारे में सोचता, पर उसके दिल को चैन आरोही की मासूम मुस्कुराहट याद करके ही आता। बीते 5 सालों से वह उन तस्वीरों को कई दफा देख चुका था। उसके मोबाइल और लैपटॉप बदल गए, पर उसके वॉलपेपर आज भी वही थे। अखिल आरोही की शादी के बाद वह कभी अपने ननियाल नहीं गया। मौके तो बहुत थे, पर वह अपने दिल से आरोही को निकालना चाहता, क्योंकि वह जानता था कि वह गलत है। इसलिए वह हर बार पढ़ाई का बहाना बना टाल जाता। पर इस बार उसके नाना नानी की 50वीं सालगिरह पर सभी को जाना जरूरी था। मम्मी ने भी कह दिया, अभी तो तुम्हारे सभी एग्जाम हो गए हैं और अब कुछ दिन में तुम जॉब भी करने लगोगे, फिर तो समय नहीं मिलेगा। तो इस बार बस तुम हमारे साथ चलो। मम्मी पापा की बहुत जिद के सामने वह कुछ नहीं कर पाया और जाने के लिए तैयार हो गया। आज पूरे 5 साल बाद वह उसे देख रहा था। उसकी खनकती हुई हंसी न चाहते हुए भी अजय का ध्यान अपनी तरफ खींच ही लेती। इन 5 सालों में कुछ भी तो नहीं बदला था, बस नन्ही बीबी उनके जीवन में आ गई थी। पर वह आज भी उतनी ही मासूम थी। घर की लाडली बहू, हर किसी की जुबान पर सिर्फ उसी का नाम रहता। वैसे भी वह इस बात को अच्छी तरह जानता था, क्योंकि बीते 5 सालों से अपनी मम्मी के मुंह से और अपने घर आने वाले ननिहाल के सभी लोगों की जुबान से सिर्फ आरोही की तारीफ ही सुनता है। उसकी मम्मी नन्नी तो हमेशा ही यही कहती, बहू हो तो आरोही जैसी, कितने अच्छे से सब कुछ संभाला है, बड़े छोटों का लिहाज, मेहमानों का सम्मान, सभी के साथ उसका व्यवहार, सब कुछ कितना अच्छा है। और आज अजय यह महसूस भी कर रहा था कि वह सबसे खुलकर बात करती, बहुत खुश लग रही थी। कहीं से भी उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उसके जीवन में कुछ कमी है। अखिल भैया के साथ भी वह बहुत खुश लगी।
दोनों की जोड़ी भी बहुत अच्छी लग रही थी। अजय ने दिल ही दिल में उन दोनों के लिए दुआएं भी मांग ली और उन्हें नजर न लगे भी कह दिया। नंदनी ने कई बार अजय को आरोही से मिलवाना चाहा, पर अजय हर बार जब आरोही सामने होती तो वहां से कहीं दूर चला जाता, क्योंकि उसके सामने आना ही नहीं चाहता था। वजह शायद यह थी कि वह उसे भाभी कह नहीं पाता। इतने सालों में उसने अकेले में भी ये बोलने की कोशिश की थी, पर उसका दिल गवाही नहीं दिया। वह अपनी गलती मानता था और कभी कभी खुद को धिक्कारता, पर लाख कोशिशों के बाद भी वह आरोही को अपने दिल से निकाल नहीं पा रहा था। वे लोग वापस आ गए थे, पर दिलो दिमाग में पहले से भी ज्यादा आरोही बस गई थी। कुछ ही दिनों में उसका रिजल्ट आ गया और सरकारी विभाग में उसकी नौकरी पक्की हो गई। अपने आप को व्यस्त रखने के लिए उसने एक निजी संस्थान में भी पार्ट टाइम जॉब ज्वाइन कर ली। 10 से 6 नौकरी के बाद घर आ थोड़ा फ्रेश होकर 7 से 11 प्राइवेट सेक्टर में काम करता। इस तरह खुद को व्यस्त रखने के बावजूद वह अपने दिमाग से आरोही को नहीं निकाल पा रहा था। खुद को काम में थका देना चाहता था ताकि वह उसके बारे में ना सोच सके। फिर भी आंखों में नींद तभी आती जब उसकी आंखों में आरोही का चेहरा रहता, और सुबह की शुरुआत अपने मोबाइल के वॉलपेपर को देखकर ही होता। नौकरी करते हुए भी 3 साल गुजर गए। अब वह 27 का हो गया था। घर से शादी के लिए प्रेशर आना शुरू हो गया था, पर वह किस तरह शादी कर सकता है। दिल में आरोही इस तरह बसी हुई थी कि वह चाह कर भी किसी और को वहां जगह नहीं दे पाता, और अगर किसी से शादी कर भी लेता तो शायद वह उसे जिंदगी भर प्यार नहीं कर पाता। नन्ही ने कई बार अजय से जानने की कोशिश की कि आखिर वह शादी क्यों नहीं करना चाहता। वे लोग उसका लव मैरिज करने के लिए भी तैयार थे। अजय के पापा ने भी कई दफा उससे पूछा कि अगर वह किसी को पसंद करता है तो वे लोग उसकी शादी उसी से करवाएंगे, और अजय हर बार मुझे शादी करनी ही नहीं है यह कहकर बात को खत्म कर देता। नाते रिश्तेदार भी अब अजय की शादी के लिए कहने लगे थे और लड़कियों के बारे में बताने भी लगे थे, क्योंकि लड़के को नौकरी करते हुए 3 साल बीत गया था और इतनी अच्छी तनख्वाह में सरकारी नौकरी करने वाला लड़का कहाँ मिलता है। और सभी का कहना था कि जब अपने पैर पर खड़ा है तो शादी कर दिया जाए, पर जब दुल्हन दूल्हा ही राजी नहीं है तो कैसी शादी और किससे शादी। लाख मिन्नतों के बाद भी जब अजय तैयार नहीं हुआ, तब नन्ही और अविनाश ने सब कुछ किस्मत के भरोसे छोड़ दिया। नन्ही ने तो कई बार उसे इमोशनल होकर ब्लैकमेल भी किया कि मेरा एक ही बेटा है और एक बेटी, सोचा था बेटी को विदा करूंगी तो उसके बदले बहू आएगी, पर तू तो शादी के लिए तैयार नहीं होता। आखिर मैं कब तक अपना काम करूंगी, मुझे भी आराम की ज़रूरत है। फिर इतना कमा किसके लिए रहा है, इतने पैसे का क्या करेगा जब कोई खाने वाला ही नहीं रहेगा। मम्मी, अगर आप कहो तो मैं काम के लिए आपको फुल टाइम मेड लगा कर दे देता हूँ। पैसों का आपको जो करना है आप कर सकते हो, पर मेरी शादी को आप भूल जाओ। अजय दो टूक जवाब देकर अपने कमरे में चला जाता है। एक दिन अविनाश ने अजय को फोन किया। शाम के 5 बज रहे थे। पापा का इस वक्त फोन, सब ठीक तो है ना? अजय ने घड़ी की तरफ देख कुछ सोचते हुए फोन उठाया। हाँ पापा, बेटा हम तुम्हारे नानी के घर जा रहे हैं। तुम्हारी मम्मी के चाचा जी के नाती अखिल को तुम जानते हो ना, जिनकी शादी में एक बार तुम गए थे। पापा को इतना एक्सप्लेनेशन इसलिए देना पड़ा क्योंकि वह मम्मी के चाचा जी की फैमिली थी, पर पापा को क्या पता था कि अखिल भैया को तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। पापा की बात सुनकर मैं खुद ही डर गया और मैंने तुरंत कहा, हाँ पापा जानता हूँ। क्या हुआ उनको? उनका एक्सीडेंट हो गया और ऑन द स्पॉट उनकी मौत हो गई। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और दिलो दिमाग पर आरोही का चेहरा घूमने लगा। मैं पूरी तरह सुन्न हो गया था। अगर पापा को जरा सा भी अंदाज रहता मेरे हाले दिल का तो शायद ये खबर वह मुझे कभी नहीं बताते। हेलो अजय, तुम सुन रहे हो ना? पापा की आवाज़ से मैं अपने होश में वापस आया। हाँ पापा, हम जा रहे हैं। तुम अपना और आयुषी का ख्याल रखना। मैं शायद 2 दिनों बाद लौटूंगा और तुम्हारी मम्मी 13वीं के बाद लौटेंगी। आखिर उस घर की बेटी हैं, पापा ने फ़ोन पर बताया। फिर वे लोग चले गए, पर मुझ में अब हिम्मत नहीं बची थी। मैं तुरंत ही ट्रेजरी ऑफिस से छुट्टी लेकर निकल गया और अपने दूसरे ऑफिस, जहाँ मैं पार्ट टाइम जॉब करता था, वहाँ भी छुट्टी के लिए फ़ोन कर दिया। दिमाग में पूरी तरह आरोही घूम रही थी और कानों में उसकी खनकती हंसी की आवाज़। मैं मंदिर पर
ईश्वर के सामने खड़ा था। मेरे सामने बैठे ईश्वर साक्षी हैं, मैंने कभी भी उसे नहीं मांगा। इस ईश्वर से मैंने सिर्फ उसकी खुशियां मांगी, उसके होंठों की हंसी मांगी। जिस दिन से वह नजरों में आई है और मेरे दिल में समाई है, उस दिन से ना ही मैंने कभी अपने लिए हाथ जोड़े और ना ही कभी मम्मी पापा और आयुषी के लिए। जब जब इनके सामने सर झुकाया, सिर्फ आरोही की खुशी मांगी। फिर क्यों? आखिर क्यों? मंदिर प्रांगण में बैठकर घंटों रोया मैं। अपनी याद में आज पहली दफा मेरी आंखों में आंसू आए हैं और मैं रो रहा हूँ। मेरा दिल तब तक भी नहीं टूटा जब मुझे उस लड़की से प्यार हुआ था, जो कभी मेरी नहीं हो सकती। और ना ही मुझे कभी भी आरोही को अखिल भैया के साथ देखकर रोना आया। पर आज जो महसूस हो रहा था, समझ नहीं पा रहा था क्यों। खाना खाने का मन नहीं था, ना ही मेरा और ना ही आयुषी का। इसलिए अपने अपने कमरे में आ गए। जैसे ही आंखों को बंद करता, वह सफेद लिबास में लिपटी हुई मेरी आंखों के सामने आ जाती। उसकी आंखों में आंसू भरे होते और मेरी आंखें झटके से खुल जाती। किसी तरह आयुषी के सामने खुद को रोके हुए था, पर कमरे में आते ही एक बार फिर रो पड़ा। अपना लैपटॉप खोलकर उसकी अब तक की हर तस्वीर को देख रहा हूँ। हंसता हुआ मासूमियत से भरा चेहरा। सामने से देखें तो 3 साल गुजर चुके हैं, लेकिन व्हाट्सएप पर अपने ननिहाल के कजिन भाई बहनों के साथ उसकी तस्वीर मुझे दिख जाती और मैं उसकी हर तस्वीर, उनके स्टेटस से स्क्रीनशॉट ले सहज लेता। मम्मी वापस आ गई थी, सब नॉर्मल होने लगे थे, पर मैं नॉर्मल नहीं हो पाया। पूरा दिन आरोही दिमाग में चलती रहती। उस पर मम्मी का फोन, पर नानी और मासी की होती बातें। अभी उम्र ही क्या है, 29 साल की हुई है, कैसे संभालेगी। अखिल का तो प्राइवेट जॉब था, 6 साल की बेटी, और उसे अकेला छोड़ गया। उसके बारे में सब कुछ सुनता, कई बातें खाना खाते हुए मम्मी पापा को बताती। उसे भी मम्मी से मैं सामने से कुछ पूछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं कभी नहीं चाहता था कि उस पर कोई उंगली उठाए। 2 महीने बाद ही जब मम्मी ने पापा को बताया, तब पता चला वो किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगी है। अब मम्मी का भी नानी से उनके बारे में कम ही बात होती, शायद होती भी हो तो उस समय मैं घर पर नहीं रहता। अखिल भैया की मौत के साल भर बाद मैं नानी के घर गया। मामा जी ने नया घर बनवाया था, उसकी पूजा थी। इस बार बिना किसी के कहे मैं जाने के लिए तैयार था, उसे देखना चाहता था। साल बीतने को आया था, मैं एक पल भी चैन से नहीं रहा। हर पल आरोही का अक्स आंखों के सामने रहता। मम्मी ने यह बात महसूस की थी कि मैं खामोश हो गया हूँ, खोया खोया रहता हूँ, पर वजह वह समझ नहीं पाई। कई दफा मुझसे पूछा भी, पर उन्हें क्या बताता। और जिसके लिए मैं खामोश था, उसे तो इन भी नहीं था कि कोई है जो उसके लिए इस कदर परेशान है। उसके साथ बैठी थी वो बिल्कुल खामोश, चेहरे पर ना ही कोई हंसी थी ना ही कोई नूर। काफी दुबली भी हो गई थी, पतली तो वो पहले भी थी, पर अभी की तरह बीमार नहीं दिखती। उसे सामने से देखा तो दिल किया जाकर उसे गले लगाकर मन भरकर रो लूं, पर किस हक से। मैंने ध्यान दिया, परिवार के लोग उसे नज़रअंदाज करने लगे हैं। बीवी भी पूरे समय आरोही से ही चिपकी रही, बच्चे से भी कोई ज़्यादा बात नहीं कर रहा था। उस घर की बेटियां और कुछ मेहमान जो बाहर से आए थे, उससे थोड़ा बहुत सहानुभूति दिखाते हुए बात कर रहे थे। बाकी घर के लोगों के लिए वह वहाँ होकर भी वहाँ नहीं थी, जैसे कोई सामान लाकर रख दिया गया हो और उसका कोई उपयोग ना हो, ऐसा महसूस हो रहा था। पूजा दूसरे दिन थी, हम पहले दिन शाम को ही चले गए थे और रात तक मुझे एहसास हो गया कि अब उसका इस घर में कोई अस्तित्व नहीं है। यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जिसे उसकी या बीवी की ज़रूरत हो। उस छोटी बच्ची को भी बात बात पर धुतकारना और अपने बच्चों के साथ होती उसकी बहस में उसकी गलती ना होने पर भी उसे मार देना, उसकी बड़ी मम्मी और चाचियाँ बहुत अच्छे से कर रही थी। रात में बिस्तर पर आते ही मैंने एक बड़ा फैसला ले लिया था। जानता था राह बहुत मुश्किल है, पर मेरी मंजिल बहुत ही खूबसूरत होने वाली थी। उस ईश्वर से अपने लिए कुछ नहीं मांगा था, पर उन्होंने मुझे सब कुछ दे दिया, आरोही के साथ एक प्यारी बेटी भी। यह सोच कर ही मेरे होठों पर मुस्कान आ गई और मैंने बिस्तर पर लेटे हुए ही अपने भगवान को धन्यवाद कर दिया कि उन्होंने मेरे दामन में इतनी खुशियां दे दी। मुझसे शादी करेंगी आप? अजय ने आरोही के सामने घुटनों पर बैठकर पूछा, जहां आरोही चेयर पर बैठे हुए बीबी को नाश्ता करवा रही थी। सभी लोग अजय की आवाज सुनकर उनकी तरफ देखने लगे और आरोही डरते हुए बीबी को अपनी गोद में लेकर खड़ी हो गई। अजय, क्या कर रहे हो तुम? नंदिनी ने तुरंत ही अजय को खींचते हुए उठाया। ये क्या बेहुदा मजाक है अजय?
उसके नाना जी ने तुरंत ही चिल्लाते हुए कहा, होश में भी हो? क्या कह रहे हो और किससे कह रहे हो? अजय के मामा ने उसके पास आकर कहा, मैंने इतना भी मुश्किल सवाल नहीं पूछा जो आपको समझ में नहीं आया। मैंने सिंपल सा और सीधा सवाल किया है, मुझसे शादी करेंगी आप? अजय ने एक बार फिर आरोही के सामने आकर कहा। अजय, वह एक विधवा है और एक बच्चे की माँ है। तुम्हारे लिए क्या लड़कियों की कमी है जो तुम उस विधवा से शादी करोगे? उसके पापा ने चिल्लाते हुए कहा। अभी तक तो तुझे शादी करनी ही नहीं थी, पर अगर तुझे शादी करनी है तो मैं तुझे दूसरी लड़की ढूंढ देती हूँ। पर मम्मी, लड़की तो फाइनल है, अजय ने अपनी मम्मी को टोकते हुए कहा। कभी नहीं, मैं इस विधवा से तेरी शादी कभी नहीं होने दूंगी। अरे, जिसकी किस्मत इतनी खराब है कि इतनी कम उम्र में विधवा हो गई, उसका कोई भरोसा नहीं। सही कहा तूने नंदनी। मुझे तो लगता है इसी लड़की ने कुछ उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाई है अजय को, वरना हमारा अजय तो बहुत समझदार है, वैसा कभी नहीं कहता। अजय की नानी ने तुरंत ही आरोही की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा। आरोही बीबी को अपने सीने से चिपकाए एक कमरे की तरफ बढ़ गई। जवानी संभल नहीं रही होगी, इसलिए एक जवान लड़के को फंसा लिया। अरे, मैं तो इसीलिए शुरू से कह रही हूँ कि इसे घर से निकाल दो। क्या पता हमारे ही पतियों पर डोरे डाल दे। कम से कम अपना उम्र तो देखती, उससे 1-2 साल छोटा ही है, उसकी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। अरे, पैसे के लिए फंसाई होगी, बाकी शरीर के लिए किसी और को फंसा लेगी। उनकी ही जिठानियाँ और देवरानियों के मुंह से आरोही के लिए इतनी बेहुदा बातें सुन अजय का खून खौल रहा था। जब माँ वैसी है तो बेटी को भी वैसे ही बनाएगी। 1-2 साल और, फिर बेटी भी वही करेगी जो आज उसकी माँ कर रही है। इससे पहले कि यह औरत और उसकी बेटी मिलकर हमारे पति और बेटों पर गलत नजर डाले, हम इसे बस एक लफ्ज और नहीं। जिस औरत के बारे में आप लोग इतनी घटिया बातें बोल रहे हो, उसे मेरा नाम भी नहीं मालूम। और अब कोई भी उसके खिलाफ अपने मुंह से कुछ भी कहने से पहले याद रखना, वह मेरी होने वाली पत्नी है और मैं उसके खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। अजय ने गुस्से से चिल्लाकर कहा। तड़ाक! अजय! अविनाश ने एक तमाचा अजय के गाल पर दे मारा। अभी के अभी हम घर जा रहे हैं, सामान पैक करो, अविनाश ने नन्ही की तरफ देखकर कहा। अजय गुस्से में वहां से बाहर निकल गया और उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वह 1-2 घंटे बाद वापस आया, तब तक पंडित जी ने आकर पूजा खत्म कर दिया था। अजय ने पंडित जी को आंखों से कुछ इशारा किया और पंडित जी ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। अजय सीधा उस कमरे की तरफ चला गया जहां आरोही गई थी। नन्ही गुस्से से उसके पीछे गई। घर में अभी तक माहौल बहुत खिंचा खिंचा सा था। इससे पहले अजय आरोही के कमरे में जाता, नन्ही उसकी कलाई पकड़ उसे खींचकर दूसरी तरफ ले गई। तू करना क्या चाहता है? अगर तूने कुछ भी ऐसा वैसा काम किया तो याद रखना, हमारा तुझसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा। चल यहाँ से वापस, हमें घर जाना है। वैसे भी तेरे पापा तुझे ही देख रहे थे। अब चल, नन्ही ने उसे खींचते हुए कहा। सॉरी माँ। अजय आरोही के कमरे में आया जहाँ आरोही बीबी को अपने सीने से लगाए हुए रो रही थी। जाहिर सी बात है, उसके जाने के बाद सभी ने अपने अपने तरीके से उसे 4 बातें सुनाई होंगी, पर अजय का उस वक्त बाहर जाना जरूरी था, इसलिए वह आरोही को छोड़कर बाहर गया था, वरना वह कभी भी ऐसी स्थिति में उसे अकेले नहीं छोड़ता। अजय आरोही के पास आया और उसके हाथ से बीबी को लेने लगा। तब आरोही की नजरें उस पर गईं। आज पहली बार इतने करीब से अजय आरोही को देख रहा था। दिल की धड़कनें इतनी तेज धड़कने लगीं कि उसकी आवाज़ बाहर तक सुनी जा सकती थी। हर धड़कनों में रेस लगा था कि कौन सा सबसे पहले जाकर आरोही के दिल से टकराएगा। अजय अपने होश खोकर आरोही को देख रहा था जब आरोही की आवाज़ उसके कान में पड़ी। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप यहाँ से चले जाएं। मेरा और कोई ठिकाना नहीं है, मैं कहीं नहीं जा सकती। प्लीज़ आप कुछ ऐसा मत कीजिए कि ये लोग मुझे अपने घर से निकाल दें। उस वक्त मैंने आपसे पूछा था कि आप मुझसे शादी करेंगी, पर अब मैं कह रहा हूँ, चलिए, हमारी शादी है। अजय ने उसकी बातों को अनसुना करते हुए अपनी बात कही। आरोही यह सुनकर सुन्न होकर उसे देखने लगी। आज पहली और आखिरी बार आपसे ज़बरदस्ती कर रहा हूँ। आगे हमारे रिश्ते में मैं कभी आपसे कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। यह कहकर अजय ने बीबी को अपनी गोद में लिया और मजबूती से आरोही की कलाई थाम ली। फिर कमरे से बाहर आने लगा। छोड़िए, छोड़िए आप मुझे, क्या कर रहे हैं? आरोही अपनी कलाई छुड़ाते हुए कह रही थी, पर अजय की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह अपनी कलाई छुड़ा नहीं पा रही थी और उसके पीछे खिंची चली जा रही थी। अजय, क्या कर रहा है? छोड़ उसे।
अजय के पापा मम्मी दोनों अजय से आरोही की कलाई को छुड़ाते हुए बोले, पर अजय की पकड़ के सामने वे भी कुछ नहीं कर पाए। अजय के हॉल में आते तक, जहां पर पूजा हुई थी, पंडित जी ने हवन कुंड जलाकर रख दिया था। अजय आरोही को लेकर सीधा वहां ही खड़े हुआ और पंडित जी की तरफ देखकर बोला, जिस विधि से मेरी पत्नी जल्दी बनती है, वही विधि आपको पहले करनी है। हाल में मौजूद सारे लोग आंखें फाड़े अजय को देख रहे थे। अजय ने अपनी गोद से बीबी को उतार कर कहा, बच्चा आप 2 मिनट यहाँ खड़े रहो। बीबी ने अपना सर हिलाया। पंडित जी ने सबसे पहले सिंदूर लगवाया, फिर मंगलसूत्र पहनवाया, जिसे लेने अजय बाहर गया था। अब कोई कुछ नहीं कर सकता था। नन्ही तो यह देखकर बेहोश हो गई, जिसे अविनाश ने संभाल लिया, पर अजय इन सबसे नहीं रुका। अब आप दोनों फेरे ले लीजिए, पंडित जी ने कहा। अजय ने एक बार फिर आरोही की कलाई थामी और उसके साथ फेरे लिए। पंडित जी ने 7 वचनों को बताया, जिन्हें अजय ने आरोही के हाथों को थाम दोहराया। फिर अजय ने एक और वचन आरोही के हाथ को अपने हाथों से मजबूती से थामकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बीबी आज से और अभी से मेरी बेटी है। मेरा सब कुछ जो एक बाप से उसके बच्चे को मिलता है, उन सभी चीजों में मेरी बेटी बीबी का हक रहेगा। आप और बीबी इस दुनिया में मेरे लिए सबसे पहली प्राथमिकता रहेंगे, उसके बाद ही कोई और आएगा। पंडित जी मुस्कुराते हुए उसे देखे। अजय ने पंडित जी को पैसे देते हुए कहा, थैंक यू पंडित जी, आपने मेरी बात मानी। पंडित जी ने रस्म के लिए सिर्फ 101 रुपए रखे। मुझे खुशी है बेटा कि आपने एक अच्छा काम किया और मैं उस नेक काम में आपके साथ था। दरअसल जब अजय गुस्से से बाहर जा रहा था, उसी समय पंडित जी घर के अंदर आ रहे थे और अजय ने पंडित जी से आरोही की शादी करने के लिए बात कर ली थी। सारी बातें जानकर पंडित जी ने उन दोनों की शादी बहुत कम समय में सभी जरूरी मंत्रों से करवा दी। नन्ही होश में आ गई थी और उसका रो रो कर बुरा हाल था। हालत तो अविनाश की भी खराब थी। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका काबिल बेटा इस तरह की कोई हरकत करेगा। जिस घर में अभी नए घर की खुशियां होनी चाहिए थी, वहां सभी मातम मना रहे थे। अजय की नानी भी जोर जोर से रो रो कर कह रही थी, पता नहीं क्या जादू कर दिया मेरे छोरे पर, जो इस विधवा लड़की के पीछे बावरा हो गया। नानी दांत पीसते हुए आरोही को मारने के लिए आगे बढ़ रही थी। तभी अजय बीच में आ गया। विधवा नहीं है वह, अभी उसका पति जिंदा है। कोई भी मेरी पत्नी और मेरे बच्चे को अब कुछ नहीं कहेगा। अरे तुझे अपनी जरूरतें ही पूरी करनी थी तो किसी और को पकड़ लेती। मेरा ही बेटा मिला था तुझे, नंदी ने उसके पास आकर कहा। क्या बिगाड़ा था मैंने तेरा, जो तूने मेरे ही घर के चिराग पर नजर डाली। तू जो कहेगी, जितना पैसा कहेगी, मैं तुझे दूंगा। मेरे बेटे को छोड़ दे। अविनाश उसके पास आकर बोले। सभी अपनी अपनी तरफ से एक बार फिर आरोही को कुछ ना कुछ कह रहे थे और आरोही एक बार फिर सबकी जली कटी बातें सुन रही थी, जो उसे सहन नहीं हो रहा था, पर वह कुछ नहीं कह पा रही थी। बस बहुत हुआ, आप सब मेरी पत्नी को कुछ नहीं कह सकते। मैं इन्हें लेकर घर जा रहा हूँ। अजय ने आरोही से चिपक कर खड़ी बीबी को अपनी गोद में उठाया और आरोही की हथेली को थाम उसे लेकर वहां से निकल गया। वह अपनी कार से अपने ननिहाल गया था, क्योंकि उसे पहले आना था और उसके मम्मी पापा एक और दिन रुकने वाले थे। वह वापस अपने घर आरोही और बीबी को लेकर आ गया था। उसके मम्मी पापा भी उसके आने के 1 डेढ़ घंटे बाद वापस आ गए थे और फिर इधर की फैमिली को इकट्ठा कर शुरू हुआ वही ड्रामा। आरोही पर घिनौना इल्जाम लगाना और अजय को समझाना। मम्मी मुझे भूख लगी है, बीबी ने बाथरूम से बाहर आते हुए आरोही से कहा। तब अजय, जो सोफे पर सिर टिका सारी पुरानी बातों में खोया हुआ था, वह होश में आया। सुबह के 8 बज गए थे। उसे समय का आभास ही नहीं हुआ। रात भर न सोने की वजह से और कल हुए तमाशे की वजह से उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। मम्मी मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, एक बार फिर बीबी ने कहा। अजय ने दोनों को एक नज़र देखा, फिर कमरे से बाहर चला गया। आरोही और अजय के बीच अभी तक कोई बात नहीं हुई थी। थोड़ी देर में अजय दूध और टोस्ट लेकर कमरे में आया। क्या कर रही हैं आप? अजय ने आरोही के हाथ से रोटी को छीनते हुए कहा, जो वह बीबी को खिलाने जा रही थी। रात से ये खाना यहाँ रखा है और तुम्हें ठंडा खाना बेटू को खिलाओगी तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं कुछ लेने गया था ना, अजय ने थोड़ी नाराजगी दिखाते हुए कहा। आपके लिए चाय बेटू को मैं खिला देता हूँ, आप भी थोड़ा सा खा लो, कल से कुछ नहीं खाया। अजय उसके सामने चाय टोस्ट रखते हुए बोला और बीबी को लेकर सोफे पर आकर बैठ गया। आपने ब्रश किया? अजय बीबी को अपनी गोद में बैठाते हुए बोला। हमारे पास तो ब्रश ही नहीं है,
मैंने और मम्मी ने अपने फिंगर से ब्रश किया। नन्ही बीवी ने अपनी उंगलियों को दिखाते हुए बताया। ओके, जब सारे शॉप खुलेंगे तो हम शॉपिंग पर जाएंगे। फिर आपको जो जो चाहिए रहेगा वह सारी चीज़ें हम ले लेंगे। आप दूध में क्या मिलाकर पीते हो, फिर हम वो भी ले लेंगे। कुछ भी नहीं अंकल, मम्मी की सैलरी तो मेरी स्कूल की फीस में ही ख़त्म हो जाती है। आपको पता है मेरी मम्मी रोज़ फास्ट करती हैं ताकि उनकी सैलरी बढ़ जाए। फिर हम अच्छा अच्छा खाना खाएंगे। तभी तो मम्मी किसी दिन खाती हैं और किसी दिन नहीं खाती। यह सुनकर अजय ने आरोही की तरफ देखा। बीबी खाते हुए बात नहीं करते। आरोही ने बीबी को टोका। मुझे आपसे बात करनी है। आरोही अजय के पास आकर बोली। हाँ, आप थोड़ी देर कार्टून देखो, ठीक है बेटू। अजय ने बीबी को खिलाने के बाद सोफे पर बैठाते हुए कहा। फिर आरोही को लेकर बालकनी पर चला गया। जी कहिए। अजय बालकनी की रेलिंग से टिककर आरोही की तरफ देखने लगा, जो बालकनी की रेलिंग को पकड़े हुए बाहर की तरफ देख रही थी। ब्यूटीफुल, अजय के होंठों से अनायास ही निकला। जी। आरोही अजय की नज़रों को खुद पर रुका हुआ देखकर हड़बड़ा गई। आप कुछ कह रही थी? अजय ने सीरियस होते हुए पूछा। आपने ऐसा क्यों किया? यह गलत है। इस वजह से आपका पूरा परिवार आपसे नाराज है। क्या किया मैंने और क्या गलत है? यही, ये शादी। मैं विधवा। आरोही इधर उधर देखकर बोल रही थी। अजय उसके करीब आया और उसकी ठुड्डी पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ किया। सबसे पहली बात, मैं जिंदा हूँ, इसका मतलब आप विधवा नहीं हैं। समझ रही हैं ना आप? और दूसरी बात, मैंने जो भी फैसला किया है बहुत सोच समझ कर लिया है और ये गलत नहीं है। पर आप समझ नहीं रहे हैं। मैं सब समझ रहा हूँ। प्लीज आज बस, फिर सब ठीक हो जाएगा। मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। मैं कब तक कमरे में रहूंगी? आखिर नीचे सबके सामने तो जाना होगा। सबका सामना करना होगा। आप सबकी बात मान क्यों नहीं जाते? छोड़ दीजिए मुझे। छोड़ने के लिए आपका हाथ नहीं थामा मैंने। और रही बात कमरे से बाहर जाने की, तो कहा ना, आज बस। क्योंकि मुझे मालूम है आज कोई ना कोई फैसला हो ही जाएगा। और नीचे आने से आपको मैं इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता आपको कोई कुछ कहे। अगर अब किसी ने आपको कुछ भी गलत कहा तो शायद मैं बर्दाश्त ना कर पाऊँ और रिश्तों का लिहाज भूल जाऊँ। आप अपने मम्मी पापा से मेरे लिए क्यों लड़ाई कर रहे हैं? आखिर लगती क्या हूँ मैं आपकी, जो हर रिश्ते को मेरे लिए इस तरह ठुकरा रहे हैं? पत्नी है आप हमारी, और अपनी पत्नी और बच्चे के लिए लड़ना कोई गुनाह नहीं है। अगर आप दोनों को किसी ने चोट पहुंचाई तो उसे मेरा सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। पर आप, बस हो गया ना। अब आप कुछ नहीं सोचेंगी। फ्रेश होकर कुछ खा लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अजय ने आरोही के गाल पर हाथ रखकर बहुत ही प्यार से कहा। प्लीज टेंशन मत लीजिए और आज खाना खा लीजिएगा। मुझे अपनी वाइफ इतनी दुबली पतली नहीं चाहिए। अजय ने मुस्कुराते हुए कहा और वहां से जाने लगा। मेरे पास कपड़े नहीं हैं अजय जी, फ्रेश कैसे हूँ? आवाज सुनकर अजय तुरंत ही पलटा। एक बार और कहना। क्या? अभी जो आपने कहा, मेरे पास कपड़े नहीं हैं। नहीं, उसके बाद। फ्रेश होना है। नहीं, उसके पहले। अजय जी, मेरा नाम इतना अच्छा है। मुझे पहली बार अपना नाम इतना अच्छा लगा। ओह गॉड। अजय अपना चेहरा ऊपर आसमान की तरफ करके अपने बालों पर हाथ फेर खुश होते हुए बोला। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अजय आरोही के गले लग उसके गाल को चूम लिया। आरोही अपनी जगह पर जम गई। अजय को रियलाइज हुआ कि वह अपनी खुशी में क्या कर गया। सॉरी सॉरी सॉरी, ओवर एक्साइटमेंट हो गया। सॉरी सॉरी, मैं आगे से ध्यान रखूंगा, प्लीज सॉरी। मैं आपके लिए कपड़ों का इंतजाम करता हूँ। अजय नजर चुराता हुआ वहां से चला गया। न चाहते हुए भी आरोही के होठों पर हल्की मुस्कान आकर चली गई और वह वापस आकर बीवी के पास बैठ गई। मेरी बेटी के कपड़े उस लड़की को नहीं मिलेंगे। आयुषी, तुम अपने कोई कपड़े उसके लिए नहीं दोगी। हमें उस लड़की और उस बच्चे से कोई मतलब नहीं है। अभी तुम्हारे पापा उन दोनों को कुछ पैसे देकर बस स्टैंड छोड़कर आएंगे। उन्हें जहाँ जाना है जाए, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। अजय आयुषी से आरोही के लिए कपड़े मांग रहा था। तब उसकी मम्मी ने कहा। किसे छोड़कर आएंगे मम्मी? मेरी पत्नी और मेरे बच्चे को। और आपको लगता है मैं उन्हें छोड़ने दूंगा? कोई मेरी पत्नी और मेरे बच्चे को हाथ लगाकर बताए, और वह चाहे कोई भी हो, कोई भी मतलब कोई भी, तो तुम अब उस लड़की के लिए अपने माँ बाप से लड़ाई करोगे? नहीं मम्मी, आप गलत समझ रही हैं। मैं आप लोगों से लड़ नहीं रहा। मैं सिर्फ अपनी पत्नी का साथ दे रहा हूँ।
वह तुम्हारी पत्नी नहीं है अजय, अखिल की विधवा है। कल आप सबके सामने मैंने उसकी मांग में सिंदूर भरा, उसके गले में मंगलसूत्र पहनाया और उसके साथ 7 फेरे लिया हूँ। कोई चोरी चुपके मैंने शादी नहीं की। मेरे सारे रिश्तेदार, मेरे मम्मी पापा, मेरी बहन, सब वहाँ मौजूद थे और सभी साक्षी हैं कि आरोही मेरी पत्नी है। हम नहीं मानते उससे तुम्हारी पत्नी। उसका कोई रिश्ता नहीं है इस घर के किसी भी सदस्य से। उसे यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। पीछे से आते अविनाश ने तेज आवाज में कहा, पत्नी मेरी है, मानना सिर्फ मुझे है। कोई क्या मानता है और क्या नहीं मानता, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर मैंने उसकी जिम्मेदारी ली है तो मैं उसे बहुत अच्छी तरह निभाना भी जानता हूँ। मुझे खुद ही नहीं चाहिए यहाँ से उनके लिए कुछ भी, जहाँ उसकी कदर ना हो। ये कहते हुए अजय अपने कमरे की तरफ चला गया। कमरे से एक बार फिर आरोही ने सबको सुना और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कमरे में पहुंचते ही अजय की मोबाइल पर एक मैसेज आया जो आयुषी ने भेजा था। भाई मैं बालकनी में कुछ कपड़े फेंक रही हूँ, आप ले लेना। मैसेज पढ़कर इतने टेंशन में भी अजय मुस्कुरा दिया। वैसे भी वह शुरू से रिलैक्स रहने वाला लड़का था। वह ज्यादा किसी बातों का टेंशन लेता नहीं था। उसका नजरिया एकदम साफ रहता। वह जो भी करता पूरे आत्मविश्वास के साथ करता। अभी भी उसके दिमाग में सब कुछ क्लियर था, पर वह इंतजार कर रहा था क्योंकि उसे मालूम था अभी घर में एक और तमाशा होना है। सुबह से ही उसके मम्मी के पास फोन आ गया था कि उसके ननियाल पक्ष के लोग घर आ रहे हैं और उसे मालूम था एक लंबी बहस एक बार फिर होने वाली है। और शायद उसका नतीजा भी उसे मालूम था, जिसके लिए वह पूरी तरह तैयार था। कमरे में आरोही को रोते देख वह उसके पास आया। आपसे कहा ना सब ठीक हो जाएगा, आप क्यों टेंशन ले रही हैं? मेरी वजह से आपके घर में इतना। मेरा घर अब आपसे और बीवी से है और मेरे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है सिवाय एक के। आरोही उसके चेहरे की तरफ देखने लगी, जैसे पूछना चाहती हो क्या। आपकी आंखों से बहते आंसुओं की। मैंने आपको एक बार कहा ना मैं सब ठीक कर दूंगा, तो आप रो क्यों रही हैं? वह उसके आंसू पोंछते हुए बोला, समझता हूँ सब आपको गलत समझ रहे हैं, गलत कह रहे हैं, पर मैं सबको सिर्फ एक बार जवाब दूंगा, बार बार नहीं। मगर एक बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए, आप और बीवी मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी हो। अब जो भी है वह आप दोनों के बाद है, इसलिए अब आप प्लीज रोना नहीं। फिर अजय ने बालकनी में फेंके आयुषी के कपड़ों को आरोही को लाकर दिया। जाइए नहा लीजिए, तब तक मैं बेटू के लिए भी अरेंज करता हूँ। हाँ। आरोही हाँ में सिर हिलाते हुए वहां से चली गई। अजय किसी के फोन पर बात करते हुए बीवी को लेकर बालकनी में चला गया। हमने कहा ना तुम्हें उस लड़की को छोड़ना है। हम में से कोई नहीं मानता इस शादी को। तुमसे बड़ी है, फिर एक बच्चे की माँ भी। अरे वो तुम्हें पैसों के लिए फंसाई है। कुंवारा लड़का, अच्छी खासी सरकारी नौकरी देखकर तुझे अपनी जवानी दिखाई। इतनी अपनी जवानी संभल नहीं रही है तो जाकर बैठे कोठे। बस, इसके आगे एक लफ्ज नहीं, वरना मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरी मामी हैं। अजय की रोज भरी तेज आवाज से हाल में शांति पसर गई। पूरा हाल भरा हुआ था। आज अजय के नाना नानी, मामा मामी, मासी मासा जी, मम्मी पापा, बड़े मम्मी बड़े पापा और उनके दोनों बड़े बेटे अपनी अपनी पत्नियों के साथ मौजूद थे। और पिछले 1 घंटे से वो लोग अजय को आरोही को छोड़ने के लिए समझा रहे थे और अपने अपने तरीके से उस पर इल्जाम लगा रहे थे। क्या किया है उसने जो आप सब उसे ही दोष दे रहे हैं? शादी के लिए मैंने पूछा, शादी भी मैंने की है उससे जबरदस्ती। वह तो ना मुझे ठीक से जानती है और ना ही पहचानती है। जितना जानती है वह किसी न किसी से सुना ही है। और किस पैसे की बात कर रहे हो आप लोग? जाकर कोई पूछे उससे मैं कितना कमाता हूँ, शायद उसे पता भी ना हो। और कब कौन सी जवानी दिखाई उसने मुझे, जिसने मेरी तरफ अभी तक नजर उठाकर नहीं देखा है? आपने क्या कहा था मामी? आप चाहती थी उसे घर से निकाल दें ताकि आपका पति आपका बेटा सुरक्षित हो। जब तक अखिल भैया थे तब तक आपके पति और आपके बच्चे को उनसे खतरा नहीं था। अखिल भैया के जाते ही अपने पिता समान मानने वाले ससुर को वह गलत नजर से देखने लगी। अपने भाई समान मानने वाले आपके बेटे से वह नाजायज रिश्ता बनाएगी तो उस लड़की के लिए हमसे बदतमीजी करेगा। अजय के मामा अपनी जगह पर खड़े होते हुए बोले, क्या गलत कहा है भाई ने? इस बार आयुषी की तेज आवाज हाल में गूंजी। उस लड़की कौन लड़की? कल से पहले वह आपके घर की बहू थी और आज हमारे घर की। साल भर पहले जब तक अखिल भाई थे उस लड़की में कितने गुण थे जिनकी आप सब तारीफ करते थकते नहीं थे। फिर आज क्या हो गया? कितने गंदे गंदे इल्जाम उस पर लगाने लगे।
क्या विधवा होना इतना बड़ा पाप है? उनकी क्या गलती अगर अखिल भाई उन्हें बीच रास्ते छोड़कर चले गए? और आप मम्मी? आयुषी अपनी मम्मी की तरफ पलट कर बोली। वो आप ही थे ना जो कहती थी बहू हो तो आरोही जैसी, सब कुछ कितने अच्छे से संभालती है, सबका मान सम्मान करना जानती है। फिर अब क्या हुआ? और बात रही उम्र की, तो अखिल भाई भी तो भाभी से 10 साल बड़े थे, तब क्यों किसी को दिखाई नहीं दिया? आज भाभी भाई से 2 साल बड़ी क्या हो गई, सबको प्रॉब्लम होने लगी। चुप कर आयुषी, अब तू भी बड़ों से जबान लगाएगी? वह एक विधवा है और उसके साथ 7 साल की बेटी भी है। हम ऐसी लड़की को अपने घर में नहीं अपना सकते। गलत हो आप मम्मी। वह एक सुहागन है और उसका पति मेरे सामने जिंदा सही सलामत खड़ा है। आप जो बोल रहे हो वह पुरानी बात है, और विधवा बोलकर तो आप अपने ही बेटे को मार। आयुषी। नंदिनी ने आयुषी के गाल पर एक थप्पड़ मार दिया। मम्मी। अजय ने आयुषी को पकड़ा। उस लड़की की वजह से आज मेरे दोनों बच्चे हमसे जबान लगा रहे हैं। वह लड़की, उसे अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहने दूंगी। अभी के अभी वह इस घर से बाहर जाएगी। नंदिनी गुस्से से सीढ़ियों की तरफ जाते हुए बोली। मम्मी, अगर वह घर से जाएगी तो मैं भी घर से उसके साथ जाऊंगा। ठीक है तो, वैसे भी हम उस लड़की को किसी भी कीमत पर अपनाएंगे नहीं। पीछे से अविनाश ने कहा। और मैं किसी भी कीमत पर उसे छोड़ूंगा नहीं। अजय ने भी पूरे विश्वास के साथ कहा। तो तुम हमें हमारे तुम पर किए गए अब तक के खर्चे को देकर जाओ। जैसे ही अविनाश ने यह कहा, अजय आंखें फाड़े उन्हें देखने लगा। इतना आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है। आखिर इतने सालों तक अपने लिए कुछ बचाया कहाँ? सब कुछ तुम दोनों भाई बहनों पर लगा दिया। अब जब तुम हमें छोड़कर जाओगे तो अपने बुढ़ापे के लिए कोई तो सहारा होना चाहिए। पापा, मेरा सब कुछ आपका है। अजय उनके पास आते हुए बोला। पैसा? और हमने जो प्लाट तुम्हारे नाम से लिया है वो मुझे मेरे नाम पर चाहिए। अविनाश ने साफ सपाट लाइन में कहा। पापा, 30 लाख रुपए, 15 लाख मेरे अकाउंट में और 15 लाख तुम्हारी मम्मी के। तुम्हारे लिए कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। तुम्हारी एक महीने की सैलरी तुम्हारी दोनों नौकरी मिलाकर लाख रुपया बनती है। 3 सालों से तुम नौकरी पर हो। इतने तो तुम्हारे खाते में पैसे होंगे। बाकी आगे तुम अपनी बीवी बच्चों के लिए जो भी करना चाहो कर सकते हो। पैसे हमारे अकाउंट में कल तक आ जाना चाहिए। अब तुम्हें जो करना है तुम करो। पापा, क्या मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पैसा? मुझे पैसों से कोई मतलब नहीं। आप सब रख लीजिए। पर इस तरह मुझसे इतने समय से मजबूती से खड़ा अजय कमज़ोर पड़ गया और उसकी आंखों में नमी आ गई। तुम्हें हमारा साथ चाहिए तो उसके लिए एक ही शर्त है, और वो तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो। हम अभी भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं बेटा, पर इस गलत रिश्ते के साथ तुम्हें बंधा हुआ नहीं देख सकते। तुम्हें कई अच्छी अच्छी लड़कियां मिल सकती हैं, फिर इस तरह किसी की विधवा, एक तरह से वह जूठन। पापा, आपके पैसे शाम तक आपके अकाउंट में आ जाएंगे। अजय अविनाश की बात पूरी होने से पहले ही अपनी आंखों को रगड़ते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उसे जाता देख अविनाश की गुस्से से मुट्ठियां भिज गईं। चलिए यहाँ से। अजय जैसे ही कमरे में आया, दरवाजे पर खड़ी आरोही को देखकर बोला। फिर बिस्तर पर सोई बीवी को अपनी गोद में उठाने के लिए झुका। तभी आरोही ने उसके हाथ को पकड़कर उसे रोका। आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? मैं और बीवी चले जाते हैं यहाँ से। मेरी वजह से आप अपने परिवार से दूर मत होइए। आज मेरी वजह से इतना तमाशा हो रहा है, आप मान लीजिए ना सबकी बात। कल जो हुआ उसे हम भूल जाते हैं। मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी, वापस वहाँ भी नहीं जाऊंगी और यहाँ भी नहीं रहूंगी। किसी से कभी नहीं मिलूंगी। आप सब कुछ भूल जाइए, फिर आपकी ज़िंदगी भी नॉर्मल हो जाएगी। क्यों खुद को और अपने परिवार को मेरी वजह से हर्ट कर रहे हैं? वैसे भी आपने जो भी किया हो वह सिर्फ एक सहानुभूति के लिए ही किया है। कल आपको एहसास होगा कि मैं आपसे बड़ी हूँ, वह बच्ची आपकी नहीं है। फिर आप मेरे साथ खुश नहीं रह पाएंगे। आप भूल जाइए ना मुझे, मैं चली जाती हूँ यहाँ से। आरोही ने कहा और बीवी को लेने के लिए झुकने लगी। क्या कहा आपने? सहानुभूति? मुझे एहसास होगा कि आप मुझसे बड़ी हैं, ये बच्ची मेरी नहीं है। और क्या कहा, भूल जाऊँ आपको? अरे भूलना होता तो पिछले 10 साल में भूल जाता आपको, पर नहीं हो पाया मुझसे। इसीलिए किसी से भी शादी नहीं करना चाहता था, सिर्फ आपकी वजह से। क्योंकि आप इस दिल में इस तरह समाई हैं कि कोई यहाँ आता ही नहीं। इधर आइए, आप ये देखिए। अजय ने अपने लैपटॉप की स्क्रीन ऑन करके उसे दिखाई। पहचानती हैं आप इसे? ये कौन है? इसे देखिए। उसने अपना मोबाइल उसके सामने किया। जानती हैं ना ये कौन है? ओके, और दिखाता हूँ। अजय ने अपने लैपटॉप पर लॉक फोल्डर ओपन किया जिसका पासवर्ड विवि था। देखिए इसे।
उस फोल्डर में पूरा आरोही के फोटो थे। किसी में वह अखिल के साथ थी, तो किसी में अखिल बीवी और वो, तो किसी में वो अकेले। आरोही आंखें फाड़ी कभी लैपटॉप को देखती, तो कभी अपने हाथों में पकड़े उस मोबाइल को। कोई सहानुभूति नहीं है। तरस तो मैंने अपने ऊपर खाया हूँ इस बार, इसलिए आपको अपनी जिंदगी में ले आया। थक गया था अकेले रहते रहते। आपका साथ चाहिए। नहीं फर्क पड़ता मुझे कि आप बड़ी हैं मुझसे। ये दिल ये जानते हुए भी आप पर आया। कब से? आरोही की आंखें आंसुओं से धुंधली हो गई थी और उसके हाथ कांप रहे थे। उसने थरथराते होंठों से पूछा। अजय ने उसकी हथेली को थामा और उसे सोफे पर बिठाकर पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाकर कहा, विश्वास कीजिए मेरा, अगर अखिल भाई होते तो कभी आपके रास्ते में नहीं आता। क्या 10 सालों में भी कभी आपके सामने आया मैं? आप तो शायद मुझे कल पहली बार देखी। अगर भाई आपकी जिंदगी में होते तो पूरी जिंदगी आप मुझे नहीं देखती। आप खुश थी और यही मेरे लिए बहुत था। इस शादी का मतलब बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि आपको मुझे अपना पति मानना ही है। हम दोस्त बनकर भी रह सकते हैं। मैंने आपको कल भी कहा कि कल आपके साथ आखिरी बार जबरदस्ती कर रहा हूँ। इसके बाद मैं आपके साथ कभी कोई जबरदस्ती नहीं करूँगा। मगर आप मुझे कभी भी छोड़कर जाने की बात नहीं करेंगी। आप मेरी ज़िंदगी में रहेंगी। मैं आपका और बीबी का ख्याल रखना चाहता हूँ। इससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। और मुझे कोई शिकायत नहीं कि मम्मी पापा मुझसे नाराज़ हैं। हाँ, हर्ट हुआ हूँ, पर इसलिए क्योंकि उन्होंने आपके लिए बहुत से गलत वर्ड कहे। अब यहाँ से चलें प्लीज। अजय ने अपनी हथेली उसके सामने की और होठों पर हल्की मुस्कान सजा दी। हाँ। आरोही ने उसकी हथेली बिना झिझके थाम ली। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।